हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर चल रहा था रासायनिक बलगतिकी का हिंदी मीडियम के अंदर, उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था शून्य कोटि अभिक्रियाएं, और ऐसे कहा था कि आपको शून्य कोटि अभिक्रियाएं जो है वो पूरी तरह की आनी चाहिए। उसके बाद जो प्रथम कोटि अभिक्रिया अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है ना वो जो शून्य कोटि अभिक्रिया थी उसी के अनुसार चलेंगे। तो आज की क्लास में उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो न्यूमेरिकल जो बोर्ड में आते हैं ना वो प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित आते हैं। आप जितने बोर्ड के पेपर हैं आपके पास अवेलेबल हो तो आप वहां से देख सकते हैं, अदरवाइज मैं चैप्टर एंड होगा तो मैं आपको बोर्ड की क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको पता लग जाएगा खुद को ही कि जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है उससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आप जो है वो क्लास को स्किप न करें, रेगुलर आप बने रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। और आज अपन पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि अभिक्रियाएं। तो देखो, प्रथम कोटि अभिक्रियाएं किसे कहेंगे, तो वे अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया का वेग, वे अभिक्रियाएं जिनका अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है या प्रथम घात के समानुपाती होता है। शून्य कोटि अभिक्रिया मैंने यहाँ पे शून्य बताया था, तो यहाँ पर एक आ जाएगा ये। ठीक है, फिर वेग के लिए क्या बताया था, वेग हो जाएगा माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर के और आर। इस वन को लिखने की जरूरत नहीं है। अब लाइक टर्म्स है ना उनको एक तरफ कर लेते हैं, आर को इस तरफ ले लो, डी टी को इस तरफ ले जाओ, क्या आ जाएगा माइनस डी आर अपॉन आर बराबर के डी टी। और इसी को है ना, इसी को ऐसे भी लिख सकते थे आप, डी आर अपॉन आर बराबर माइनस के डी टी। समीकरण नंबर 1। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण लिखो, ऐसा पूछा जाए प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण लिखो, तो आप ये लिखोगे तो भी सही आंसर है, ये लिखोगे तो भी सही आंसर है, और ये लिखोगे तो भी सही आंसर है। ठीक है, बाकी अगर परिभाषा के अनुसार लिखे तो इस पहले वाले समीकरण को आप कह देना प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकल वेग समीकरण। क्या कह देंगे, अवकल वेग समीकरण या अवकलित वेग समीकरण। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी आपको कि अवकलन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसलिए जिसमें डी आएगा वो तो कौन सा हो जाएगा, अवकलित वेग समीकरण, और जिसमें डी नहीं आएगा अपन सोल्व करेंगे अभी, वो होगा समाकलित वेग समीकरण। ठीक है, उसके बाद में समीकरण एक का दोनों ओर से समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ डी आर अपॉन आर बराबर माइनस, ये कांस्टेंट का समाकलन नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा। अब ये जो है ना, ये इसका समाकलन आप याद रख सकते हो कि dx अपॉन x का समाकलन होता है ln x। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप log ex, मतलब ln x लिख दो या log e की बेस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ln x लिख रहा हूं। अब देखो यहाँ पर x की जगह पे क्या है, r है, r, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ln r बराबर माइनस के dt का हो जाएगा t और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट समाकलन स्थिरांक। तो c को क्या बोलना है अपन, यहाँ पर c है, यहाँ पर समाकलन, c क्या है, समाकलन स्थिरांक। तो देखो बिल्कुल सेम टू सेम शून्य कोटि अभिक्रिया बिल्कुल वैसा का वैसा कर रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन अभी तक नहीं किया है। वहां पर समाकलन जो है वो यहाँ पर जब अपन ने समाकलन किया था तो समाकलन में यहाँ पे r आ गया था, क्योंकि उसमें डी आर अपॉन आर नहीं था, ओनली डी आर ही था। ठीक है, अब प्रारंभिक स्थिति में या प्रारंभिक अवस्था में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में जो t है, t वो कितना होगा प्रारंभ में t, तो प्रारंभ में जो t है ना वो कितना हो जाएगा 0, और r है ना r वो किसके बराबर होगा, r नोट के बराबर। बताया था ये कि r जो है किसके बराबर हो जाएगा, r नोट के बराबर। तो देखो ये जो c है उसका मान कितना हो जाएगा, तो t का मान यहाँ पर रखोगे कितना हो जाएगा 0, तो ये हो गया कैंसिल c। उसके बाद में ln की जगह पे ln आ जाएगा, r की जगह पे क्या आ जाएगा r नोट। मतलब हम क्या कर रहे हैं, t और r के मान रख रहे हैं किसमें, समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में t और r का मान रखने के बाद c बराबर अपने पास क्या आ गया है, ln r नोट। फिर बता रहा हूं मैं, t का मान आप यहाँ पे रख दो तो 0, इससे मल्टीप्लाई हो गया
और आर की जगह पे क्या लिख देंगे आर नोट। अब इस समीकरण 2 में सी का मान रख दो, समीकरण 3 से सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा ln r बराबर माइनस kt प्लस ln r नोट, ठीक है, r 0, ठीक है। उसके बाद में इस वाले को इस तरफ लो तो क्या हो जाएगा ये प्लस, तो kt बराबर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने पास ln r। अब इसमें तो इधर ये रख लो, इस t को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/t, और ये हो जाएगा ln r नोट बाई r। और लास्ट में जो है ना इसको क्या कर सकते हो आप, log में चेंज करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2.303 t log r नोट बाई r। समझ गए। तो इस तरीके से अपन ने क्या निकाल लिया है यहाँ पर, जो प्रथम कोटीय विक्रिया उसका समाकलित वेग समीकरण देव अपन ने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। अब इसके आगे है ना अपन इसके जो ग्राफ होंगे वो या इसकी अर्धआयु वगैरह देखेंगे। तो अभी अपन ने ज्ञात किया कि जो समाकलित वेग समीकरण है प्रथम कोटीय विक्रिया का वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ग्राफ अपन किस तरीके से बना सकते हैं। तो ग्राफ है ना वो दो तरीके से यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको दिया होता है कि ln r और t के बीच में बनाओ, या फिर ऐसे लिखा हो सकता है log r नोट अपॉन r वर्सेस t के बीच में बनाओ, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जो है जो ग्राफ है वो ग्राफ बनाने के लिए इन इक्वेशन को जो है वो क्या किया यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ये मैंने बता दिया था आपको कि किस तरीके से मान रखेंगे। एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो था इसको अपन उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इस t को यहाँ भेजेंगे तो 1/t, और ये क्या हो गया log m माइनस log n, उसको क्या कर देते हैं अपन log ये r नोट है ऊपर आ जाएगा और ये जो माइनस है वो कहाँ आ जाएगा नीचे। फिर ln को log 10 में चेंज करते हैं। याद रखना हमेशा log e जो होता है log e या ln जो होता है ln, उसको जब भी अपन log 10 में चेंज करते हैं, किसमें log 10 में, तो इसको गुणा करते हैं किससे 2.303 से, किससे 2.303 से गुणा करते हैं। अब देखो इस समीकरण से ग्राफ बनाना है अपन को। यहाँ पर ये वाला समीकरण ले रहा हूं मैं इधर, तो ln r बराबर माइनस kt प्लस ln r 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y, ये m x और c, y बराबर mx प्लस c, ठीक है। अब देखो y और x तो क्या हो गई यहाँ पर अक्ष हो गई, अक्ष कौन सी हो गई, अक्ष हो गई हमारे पास यहाँ पर। तो अक्षों को बना दो पहले आप यहाँ पर। तो अक्ष है ना y एक्सिस में कौन है log ऑफ r, ठीक है। x एक्सिस में कौन आ जाएगा, x के ऊपर लिखा हुआ है t, तो यहाँ पे आ जाएगा t। उसके बाद में देखो ग्राफ का ढाल कैसा है, यहाँ पर ऋणात्मक, और ग्राफ का ढाल माइनस हो तो ग्राफ की जो लाइन है वो कहां से स्टार्ट होती है, ऊपर से। अब इस लाइन को अपने नीचे टच क्यों नहीं किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ c उपस्थित है। तो c का मान कितना है यहाँ पर log r नोट, और m का जो मान है, m का मान वो कितना है माइनस k, ये रहा। तो अगर आपसे ग्राफ ये पूछ जाइए कि ln r और t के बीच में, तो आप ये वाला ग्राफ बना के आएंगे, ठीक है। लेकिन ये पूछे ये, तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको उस तरफ रख लो, इस पूरे को मान को इधर लाओ, तो क्या हो जाएगा log r नोट अपॉन r बराबर ये t इसके साथ गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा k t, और ये 2.303 जो कहां चला जाएगा नीचे, कहां चला जाएगा इसके नीचे, तो 2.303, ठीक है। वो हो जाएगा y बराबर m और x, इसमें c नहीं है। तो जो ग्राफ है ग्राफ, उसमें ग्राफ का ढाल कैसा है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ की लाइन नीचे से आएगी और रूट से आएगी इस बार, क्यों, क्योंकि इसमें c नहीं है। यहाँ पर क्या लिख दोगे log r नोट बाई r, इधर आ जाएगा t, और ग्राफ के ढाल के लिए यहाँ पर m बराबर लिखोगे k अपॉन 2.303, k अपॉन 2.303। तो इस तरीके से अपन ने तीन चीजें अभी तक देख ली है इसके बारे में। एक तो कौन सी, अवकलित वेग समीकरण, दूसरा समाकलित वेग समीकरण, और तीसरा तीन प्रकार के जो ग्राफ यहाँ पर बन सकते थे वो अपन यहाँ पर देख लिए हैं। अब अपन देखते हैं कि जो प्रथम कोटि विक्रिया है उसके लिए, प्रथम कोटि विक्रिया है उसके लिए अर्धआयु जो है अर्धआयु वो क्या होगी। तो अर्धआयु की जैसे मैंने परिभाषा बताई थी आपको
कि जिस समय पर क्रिया कारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, क्रिया कारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है, उसको बोलते हैं अर्ध आयु। तो टी की जगह पे क्या रख दोगे आप, टी हाफ, और आर जो है ना आर, उसकी जगह पे क्या रख दोगे, आर नोट बाई 2, ये रख दोगे। ठीक है। अब इस समीकरण के अंदर मतलब मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पर, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग आर नोट अपॉन आर। इसमें आप ये जो बात दे रखे हैं उनको रखो आप, तो क्या आ जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन टी हाफ, इधर हो जाएगा लॉग आर नोट, अपॉन में भी क्या आ जाएगा, आर नोट अपॉन 2, इसका मतलब अपॉन 2 जो है वो कहां चला जाएगा, ऊपर, आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, log 2 का मान होता है 0.3010, क्या होता है, log 2 का मान होता है 0.3010। इनको सबको गुणा करोगे आप तो आपके पास एक निष्कर्ष आएगा 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये 0.693 अपॉन के कोई भी इक्वेशन मान लेते हैं, जैसे 5 नंबर की इक्वेशन मान लिया अपन ने इसको, तो यहाँ पर इसको जब गुणा कर रहे हैं ना तो 3 का पहाड़ा 3 बार आ रहा है इसमें, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हो आप, ये छोटी सी ट्रिक हो गई है। बस इसमें कंफ्यूजन है इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था कि भाई पहले 3 आएगा 6 आएगा, इसमें थोड़ा सा आगे पीछे का ध्यान रखना होता है आपको बस। ठीक है, ऐसे भले याद रख सकते हो कि पहले 6 फिर 3, इन दोनों का योग इसके बीच में। ठीक है, तो इस समीकरण में देखो कहीं पे भी आर या आर नोट आ रहा है क्या, कहीं पे भी आर या आर नोट इसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शून्य कोटि विग्रह थी वो टी हाफ के, जो टी हाफ था शून्य कोटि विग्रह का अर्थ आयु जो थी वो क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जो प्रथम कोटि विक्रिया है वो क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि विक्रिया की अर्ध आयु क्रिया कारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो इस तरीके से आप पहले इसकी परिभाषा लिखोगे और फिर इसको सोल्व करके बता दोगे, और जो आंसर अपने पास वो आ जाएगा कि जिसमें जो टी हाफ है उसमें न तो कहीं पे आर आएगा और न ही आर नोट आएगा। ठीक है, अब एक अंतिम कार्य और कर लेते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया संबंधित, और वो है किसी भी अभिक्रिया को देखकर कैसे पहचानेंगे कि वो प्रथम कोटि अभिक्रिया है। किसी भी अभिक्रिया को देखकर अपन कैसे पहचानेंगे कि वो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसके लिए 2 ट्रिक आपको ध्यान रखनी है बस। तो पहले ट्रिक देख लो, फिर इसके बाद में आपको एग्जाम्पल जो है वो आसान लगने लग जाएंगे। ट्रिक जो है वो है कि अगर क्रियाकारक की संख्या 1 है या फिर क्रियाकारक एक जैसे हैं, क्रियाकारक की संख्या जो है वो कितनी है, 1, या फिर क्रियाकारक एक जैसे हैं, तो उस स्थिति में अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए देखें, जैसे मान लो आपको ऐसे लिख के दे दिया NH4NO2 और पूछा गया कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी होगी। तो अभिक्रिया की कोटि देखने के लिए देखो, इस तीर के ऊपर अगर धातु उत्प्रेरक होता या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती तब तो इसको अपन शून्य कोटि अभिक्रिया बोलते हैं, लेकिन अब जो है ना इसको बोलेंगे अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया। इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट। ये नाम भी याद रखने हैं आपको, ऐसे पूछ लिया जाएगा अमोनियम नाइट्राइट का अवघटन। तो अमोनियम नाइट्राइट को तोड़ते हैं तो N2 और 2H2 आता है, वेग समीकरण इसका ये हो जाएगा जिसके अंदर इसकी पावर कितनी है, 1। इसका मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया वही है। कौन सा नियम लगा इसके अंदर, 1 वाला। ठीक है, दूसरा अगर मान लो आपको रिएक्शन ऐसी दे रखी है N2O5 और 2 लगा रखा है यहाँ पे 2N2O5 4NO2 प्लस O2, और पूछा जाएगा इस अभिक्रिया की कोटि जो है वो कौन सी होगी। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका वेग समीकरण जब लिखेंगे तो वो क्या लिख देंगे, N2O5 की पावर 2 लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे उनको 2 दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा यहाँ पर, आपके पास आंसर जो है यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों आएगा 1, क्योंकि देखो ये क्या लिखा हुआ है, एक जैसे। अगर क्रियाकारक एक जैसे आ गए तो उसी स्थिति में भी अपन क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो ये भी कौन सी कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया। तीसरा, ये चीज आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अपने पास जो ट्रिक है वो पहले वाली काम में आएगी। इसमें रेडियो एक्टिव क्षय या विघटन, रेडियो एक्टिव विघटन, जैसे एक रिएक्शन दे देंगे ऐसे कि रेडियम Ra 88 नंबर पे आता है, 226 ये हो गया। इसमें अल्फा कण निकले, अगर अल्फा कण, और अल्फा कण का मतलब होता है 2He4। अल्फा कण के लिए पूछा जाए तो अल्फा कण का सूत्र होता है 2He4। तो यहाँ पर कितना बच गया, 86 Rn और 222।
ये आपको है ना फिजिक्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें अल्फा कण निकला तो यहाँ पर जो है ना वो कौन सा नाभिक बनेगा। तो आप क्या करेंगे, ये 88 है ना, इनका टोटल नीचे लिखी संख्या के बराबर होना चाहिए और ये जो 226 है ये ऊपर लिखी संख्या के बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से पता लगा सकते हो आप। इसमें अगर आपको वेग समीकरण पूछेंगे तो वेग बराबर आ जाएगा के, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, केवल आर ए के ऊपर। ठीक है, जब फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो के की जगह पे आप लिखोगे लैम्डा, के की जगह पे क्या लिख दोगे, लैम्डा, और उस लैम्डा को क्षय नियतांक, जैसे ये वेग नियतांक है ना वैसे उसको क्षय नियतांक बोला करेंगे। वहां पर क्या बोल देंगे, क्षय नियतांक। तो देखो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि सभी रिएक्शन जो है वो ऐसी हैं जिनके अंदर अपन ने जो ट्रिक लगाई है वो लागू हो रही है और आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बस एक एग्जांपल आपको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना है। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण मतलब एथीन के ऊपर हाइड्रोजन जोड़ना है। तो एथीन क्या होती है, C2H4 प्लस H2, इस पे जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, C2H6। उत्प्रेरक जो है ना यहाँ पर अपन जब हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम इस तरीके से उपयोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वेग समीकरण है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, तो वेग समीकरण जो है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा, केवल C2H4 के ऊपर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये H2 कहाँ गई है, H2, तो हमेशा ध्यान रखना समपरमाणु गैसें होती है ना, समपरमाणु गैसें हैं। वैसे तो गैसों की सांद्रता नहीं होती, लेकिन उसमें भी समपरमाणु हो तो उनमें कोई सांद्रता नहीं होने की वजह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। जो भी परिवर्तन होगा वो इसमें होगा, मतलब इस पे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे दो और ये आंसर आ जाएगा C2H6। एथीन के हाइड्रोजनीकरण से एथेन बन जाएगा, एथेन। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया आ सकता है, जैसे ये भी दिया आ सकता है, इसको बोलते हैं एजो, ये जो ग्रुप है इसको बोलते हैं डाई एजो, और ये जो है ना ये वाला ग्रुप इसको बोलते हैं डाई आइसोप्रोपेन। तो दोनों का डाई हट जाता है तो ये क्या हो जाएगा, एजो आइसोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, एजो आइसोप्रोपेन, दोनों का डाई हट गया। इसमें डाई एजो डाई आइसोप्रोपेन होना चाहिए था, दोनों में डाई को हटा दिया। इसका विघटन करवाया जाए तो इससे बनता है N2 और C6H14। ठीक है, तो वेग देना वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेग बराबर के, ये आ जाएगा। यहाँ पर सूत्र लिख दो, यहाँ पर सूत्र लिख देना आप। यहाँ पर वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे नहीं ऐसे। तो देखो अपन जो ट्रिक बनाई है यहाँ पर, एक जैसे क्रियाकारक होने चाहिए या एक क्रियाकारक होना चाहिए, ये एक है। बस तीर के ऊपर आप ध्यान रखना, लेकिन तीर के ऊपर आपके पास उत्प्रेरक के रूप में ठोस धातु उत्प्रेरक या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में वो कौन सी हो जाती है, शून्य कोटीय विक्रिया हो जाती है। बाकी सब तो आपको समझ में आ गए होंगे, इसको और समझ लेते हैं एक बार। जैसे ये जो है ना, इसमें इस एक जैसे का मतलब क्या है, एक जैसे का मतलब है इस पूरी अभिक्रिया में 2 का भाग दो, आप पूरी में 2 का भाग दे दो तो आंसर जो अपने पास क्या आएगा, N2O5 2NO2 प्लस हाफ ऑफ O2। अब इसमें देखो किसी सूत्र में कोई चेंज हुआ क्या, किसी उत्पाद में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है ना, इसमें जो अभिक्रिया कोटि होगी वो इससे निर्धारित होगी। मैंने आपको बताया भी था कि अभिक्रिया कोटि एक प्रायोगिक मान होती है जो अभिक्रिया के मंद पद, अभिक्रिया के मंद पद या धीमे पद, जिसको वेग निर्धारक पद कहते हैं, उसकी सहायता से पता लगाई जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन ने प्रथम कोटि अभिक्रिया का अवकलित वेग समीकरण देख लिया, समाकलित वेग समीकरण देख लिया, 2 प्रकार के जो ग्राफ थे वो देख लिए हैं, अर्ध आयु के लिए भी देख लिया कि अर्ध आयु जो है वो सांद्रता पर निर्भर कर रही है कि नहीं कर रही है, और एक अंतिम जो है अपन ने देख लिया इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे एग्जाम्पल को आप नोट्स बना लीजिए सभी तरीके से। जो है आपको जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ऐसी ट्रिक जो है ना आपको यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए आपके आंसर जो है वो तुरंत आएंगे, जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे वो। ठीक है, तो आई होप आपको सब चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।